फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशौंधी। इससे पहले हमने मेजर 2 को किया था, जिन्होंने भी अगर नहीं देखा तो उसको पहले देख लें। ओके, वो हमारा था रीतिकाल के बारे में। और आज हमें क्या पढ़ना है मेजर पेपर 3 में, तो छायावादोत्तर हिंदी कविता। ओके, तो इससे पहले हमने समझना पड़ेगा कि छायावाद होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग रीतिकाल में पढ़े थे कि रीतिकाल के कितने थे, 3 काव्य धारा थे प्रमुख। ठीक है, कौन कौन से, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। वैसे ही हमारा ये किसका पार्ट है, तो आधुनिक काल का। ठीक है, आधुनिक काल का काव्य धारा है टोटल कितना, 6 है। उसमें से आपको छायावाद भी दिखेगा, प्रगतिवाद भी दिखेगा, प्रयोगवाद भी दिखेगा। इससे पहले क्या आया हुआ रहता है, सबसे पहले भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, आपको अगर याद होगा तो। ठीक है, तो आधुनिक काल में वो आता है। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1850 या 1840 के आसपास ये क्या होता है, स्टार्ट होता है हमारा। ओके, अब हम लोग थोड़ा पीडीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा बच्चा, तो ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा, जहाँ पे ओनली 60 रुपीज़ में आपका अवेलेबल है, तो जाके आप बाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि इसमें आपको छोटा छोटा कुछ बात आएगा, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो छायावाद आप समझ गए, इसमें प्रकृति प्रेम, ठीक है, रहस्यवाद, ये सब पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ओके, समाज का चित्रण। ओके, और आपका 2 वर्ड आएगा, एक प्रगतिवाद और एक प्रयोगवाद। तो ये सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रगतिवाद किसको फॉलो करता है, तो मार्क्सवादी को। ठीक है, मार्क्सवादी धारा को। अब ये मार्क्सवादी धारा क्या है भाई, तो मार्क्सवादी धारा किसके द्वारा दिया गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है, जिनका क्या कहना था कि किस पे वो ज़्यादा जोर देते थे, जो गरीब वर्ग, कमज़ोर, किसान, ये लोग थे ना, तो इन पे जो शोषण कर रहा है। ठीक है, जैसे अमीर ही करेगा ना, पॉलिटिशियन हो गया, राजा महाराजा जो भी उस टाइम थे, तो जो उन पे शोषण कर रहा है उसके बीच में, और जो लोग धर्म के विरुद्ध ये कर रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, उन सब के लिए ये धारा था। ठीक है, और समाज के यथार्थ को भी वो क्या कर रहे थे, सामने ला रहे थे। और इनका क्या कहना था कि लोग भगवान धर्म को बीच में ला कर क्या करते हैं, तो गरीबों पर क्या करते हैं, शोषण करते हैं, और वो उनका शिकार भी बहुत ईजिली हो जाते हैं। और प्रगतिवाद, हाँ प्रगतिवाद ये था। ठीक है, और प्रयोगवाद में क्या होता है, तो यहाँ पे मतलब शिल्प पे ध्यान दिया जाता था, नया नया फॉर्म का ये हो रहा था, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया जा रहा था, जो सिंबॉलिक मतलब यूज़ किया जा रहा था, तो उसमें वो है, वहाँ पे नवीनता पे ध्यान दिया जा रहा था। और जो हमारा प्रगतिवाद है उसमें क्या कि मतलब शैली से ज़्यादा किस पे ध्यान दिया जाता था कि कंटेंट क्या है, लोगों तक पहुँचे, पाठक पढ़े, चेतना उनमें जागृत हो। ठीक है, प्रगतिवाद क्या, प्रयोगवाद क्या था, तो शैली पे ध्यान दिया जाता था। ये दोनों ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो को मैं ऑफ कर लेती, आई होप समझ में आया होगा। चलिए, तो देखिए आपका यूनिट 1 में क्या है। यूनिट 1 में आपका प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ठीक है, नई कविता का उद्भव और विकास एवं प्रवृत्तियाँ इसकी क्या क्या थी। फिर आपको यूनिट 2 में देखिए आपका दिया हुआ है कि कुछ आपको कवि के कविताएं पढ़नी है। ठीक है, जैसे इसका फेमस जो भी है ना, नागार्जुन, आज्ञे धूमिल, राजेश जोशी, तो इन सब का आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी का कौन कौन सा यहाँ पे है आपका, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं। सबसे पहला है वन फूलों की ओर। ओके, फिर है सेकंड पोएम किसको नमन करूँ मैं। फिर है आपका थर्ड में सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपको सुन के ही लग रहा होगा कि वीर रस का होगा। उसके बाद इसमें राष्ट्रीय चेतना की बात किया जाएगा, लोगों में जागरूकता फैलाने की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद आपका और एक क्या है, हिमालय पढ़ना। नागार्जुन जी का क्या पढ़ना है, प्रेत का बयान पढ़ना, या दंतुरित मुस्कान, जो कि हम लोग शायद 9 क्लास या 10 क्लास में पढ़े हैं, आप लोग को अगर याद होगा तो। ठीक है, फिर बहुत दिनों के बाद, फिर सिंदूर तिलकित भाल। थर्ड में आपका अज्ञेय जी का यह दीप अकेला। उसके बाद एक सन्नाटा, क्या लिखा हुआ है, बुनता हूँ शायद होगा। ठीक है, फिर नदी के द्वीप, और फिर है आपका सूनी सी सांझ एक।
फिर आपका चौथा में धूमिल जी का है, लोहे का स्वाद है, रोटी और संसद है। फिर प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा मतलब जो बुजुर्ग को शिक्षा, मतलब एडल्ट होने के बाद जो समय ख़त्म हो जाता है हम लोग पढ़ने का जब बोलते हैं तो उसी को बोला जाता है, ठीक है, बड़े बुजुर्गों को शिक्षा देना, क्योंकि वो शिक्षित होंगे तभी, जब वो शिक्षा का महत्व समझेंगे तभी तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इसलिए, ठीक है। उसके बाद है आपका मोचीराम। फिर 5 में आपका राजेश जोशी का इत्यादि। फिर मोर जाएंगे, सॉरी मारे जाएंगे, ओके। फिर ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये पढ़े हैं हम लोग, ये भी हम लोग 9-10 में शायद पढ़े हैं। फिर देखिए आपका अतिरिक्त चीज़ों की माया, थोड़ा सा इधर ये हो गया तो उसके लिए सॉरी। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 वर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 1 से करेंगे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। आप लोग बताइएगा, तो मेरे को पता है सुनने में लग रहा है कि ये माइक मतलब मेरा ख़राब हो चुका है, तो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आवाज़ क्लियर आता है कि नहीं आता है, ठीक है, उस हिसाब से फिर दूसरा देखना होगा, ओके। तो यूनिट 1 में देखिए प्रगतिवाद का संबंध किस विचारधारा से है। तो हम लोग पहले ही बात की कि प्रगतिवाद का संबंध किस विचारधारा से है, तो मार्क्सवादी विचारधारा से। मार्क्सवादी विचार द्वारा किनके द्वारा दिया गया है, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। ये क्या बोलते हैं कि धर्म भगवान को बीच में लाते हैं लोग, और क्या करते हैं, बस गरीब पे शोषण करते हैं। कौन शोषण करते हैं, तो अमीर, जो कि क्या हुए, वो लोग शोषक हुए। चलिए 2 में देखिए प्रगतिवादी कविता का मुख्य विषय क्या है। तो प्रगतिवादी कविता में क्या दिखाना चाहते हैं, सामाजिक यथार्थ को दिखाना चाहते हैं, किसके थ्रू, तो मार्क्सवादी के थ्रू, ठीक है, मार्क्सवादी विचारधारा के थ्रू सामाजिक यथार्थ को दिखाना चाह रहे हैं कि जनजीवन में क्या हो रहा है, ठीक है। 3 में देखिए प्रयोगवाद का आरंभ किस दशक में हुआ, तो किस में हुआ, 1940 में हुआ, ओके। 4 में है आपका, और प्रयोगवाद और प्रगतिवाद पहले भारतेंदु युग आया, फिर द्विवेदी युग आया, ये सब के बाद आया है, ठीक है। 4 में देखिए प्रयोगवाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है, तो किससे है, तो आत्म अनुभूति और शिल्प प्रयोग से। हम बताएं कि क्या डिफरेंट तरह का शिल्प, आप उससे और ज़्यादा उसको अच्छा बनाने में ये लोग थे। और आत्म अनुभूति मतलब सेल्फ एक्सपीरियंस, वो लोग क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या चल रहा है, उनका इंडिविजुअलिज्म, जो पहले हम लोग किसी बड़े वर्ग के बारे में लिखते थे, ठीक है, अपर क्लास जिसको बोलते हैं, तो वो सब छोड़ के अब क्या पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी लोग लिखना शुरू करने लगे। 5 में आपका नई कविता का उद्देश्य किस युग के बाद हुआ, तो किसके बाद हुआ, तो छायावाद युग के बाद। इससे पहले लोग जैसे ट्रेडिशन को फॉलो हुआ है, ग्रेजुअल चेंजेस हुआ है, लेकिन इसमें क्या हुआ, ज़्यादा चेंज हुआ, डायरेक्ट होता है ना, बढ़ जाना ऐसे। चलिए 7 में देखिए प्रगतिवाद का मुख्य कवि कौन माने जाते हैं, तो प्रगतिवाद के मुख्य कवि कौन है, नागार्जुन है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो अज्ञ है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। आपका इनका कंट्रीब्यूशन भी पूछ सकता है लॉन्ग में, तो आप इस हिसाब से तैयारी करके जाना। 9 में आपका नई कविता में छंद का स्वरूप कैसा है, तो कैसा है, मुक्त छंद है, ठीक है, कोई बात दिन क्या है, मुक्त छंद। अब यूनिट 2 से हम लोग का क्या है, पोएम है बहुत सारा, तो वहाँ से है। तो देखिए पहला ही है क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि थे, तो वीर रस के। ऐसा नहीं कि बाकी रस, श्रृंगार रस और ये यूज़ नहीं करते थे, लेकिन वीर रस को ये क्या ज़्यादा ये प्रयोग में लाते थे, इस पे लिखते थे, इसीलिए यहाँ पे माना गया है, ओके। चलिए 11 में है सिंहासन खाली करो कविता का विषय क्या है, तो जनसत्ता का विषय है, ओके। फिर है हमारा 12 पे हिमालय कविता किस भाव से जुड़ी है, तो क्या है, राष्ट्र गौरव से है, ठीक है, राष्ट्र का गौरव से है। और हमारा हिमालय हमें कितना प्रोटेक्ट करता है आपको भी पता होगा, बोलिएगा पहाड़ कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो जाके देख लीजिए। 13 में देखिए दिनकर को किस नाम से जाना जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 14 में है, अच्छा अगर आप लोग को अगर खोटा का नॉलेज होगा तो हमको एक बुक सजेस्ट कीजिएगा, तो कि खोटा लैंग्वेज में कौन सा बुक बेस्ट होगा, क्योंकि हम कभी इसको पढ़े नहीं है तो मेरे को उतना आइडिया नहीं मिल रहा है। किसी को होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। खोटा बुक किसके लिए, तो जेटेट के लिए, ठीक है, जेटेट के लिए।
क्योंकि इसमें बहुत सारे होंगे जो झारखंड का तैयारी करेंगे, तो मैं भी उनको पता होगा। चलिए देखिए 14 नंबर, वन फूलों की ओर कविता का मुख्य भाव क्या है? तो क्या है? तो श्रम सम्मान। ठीक है, वन फूलों की ओर मतलब श्रम सम्मान। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल क्या मिलना चाहिए? रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। आप जितना मतलब एक मैनेजर को मिलता है उतना स्टाफ को भी मिलना चाहिए। इसका यही थीम है, सेंट्रल थीम। अब देखिए नागार्जुन का पोयम से क्वेश्चन है। तो नागार्जुन किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो जन कवि। जन कवि क्यों कहा गया? क्योंकि ये लोगों के बात को, जनता के बात को समझते होंगे, उनके वो क्या फील कर रहे हैं, उनमें क्या गुजर रहा है, उस पर लिखते होंगे, है कि नहीं? इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? जन कवि कहा गया है। मतलब सब लोगों की आवाज़ बनकर वो लिखते होंगे। ठीक है। और क्या था, सूर्य रामधारी सिंह दिनकर को किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्र कवि। ओके। 16 मैया दंतुरित मुस्कान किस भाव का कविता है? तो वात्सल्य का है, एक बच्चा पे लिखा हुआ है। ठीक है, वात्सल्य। 17 में है नागार्जुन की कविता का प्रमुख स्वर क्या है? तो क्या है? जनजीवन है। जनजीवन। जनजीवन मतलब सामान्य लोगों का दिनचर्या, क्या उस पे हो रहा है, सामाजिक यथार्थ को ये लिखते थे। 18 में प्रेत का बयान कविता किस व्यवस्था पर व्यंग्य है? तो शोषण व्यवस्था पर। ठीक है, व्यंग्य है। दैट मीन क्या कि जो बात आप सीधे ना कह के थोड़ा घुमा फिरा के नहीं बोल सकते, टेढ़े तरीके से जो हम लोग बोलते हैं उसी को व्यंग्य बोलते हैं। आपका फ्रेंड टोंट मारना समझते हो ना? जैसे कि आप और आपके फ्रेंड बात कर रहे हो, उसमें और भी 2 लोग हैं। ठीक है, आप लोग दोनों बात कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, वो पीछे से क्या क्या कुछ टोन मार दिया, होता ही है, बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है। तो उस टाइम आप हंस देंगे, लेकिन बाद में सोचेंगे अरे तेरी ये ऐसा मेरे को काहे बोला, है कि नहीं? वो आप सोच में पड़ जाइएगा। तो वही होता है वो। और वो क्या होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट उसको तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं कि हाँ तुम ऐसा मेरे को बोला है। ठीक है, तो वही है। फिर नागार्जुन किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो प्रगतिवाद। इसी में प्रगतिवाद में क्या था? मार्क्सवादी विचारधारा था। यहीं पे शोषक और शोषण का इन्होंने बताया था। फिर अज्ञे का है, तो देखिए यहाँ पे जो प्रवर्तक माने गए हैं, तो अज्ञे का वास्तविक नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, अज्ञे का पूरा नाम क्या था? वास्तविक रियल नेम तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये इनका उपनाम होगा। ठीक है। 21 में यह दीप अकेला कविता का मूल भाव क्या है? तो व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। ठीक है। 22 में अज्ञे किस विचारधारा के प्रवर्तक माने गए हैं? तो प्रयोगवाद। ठीक है, प्रयोगवाद। प्रकृति और प्रयोग में आप कंफ्यूज नहीं होना। प्रयोगवाद किस पे ध्यान देता था? शिल्प पे। ठीक है, शिल्प सौंदर्य पे ध्यान देता था। और किस पे ध्यान देता था? तो व्यक्तिवाद पर। ओके, सेल्फ एक्सपीरियंस पे ज़्यादा ध्यान देते थे ये लोग। ओके। फिर है नदी का द्वीप कविता किस विषय पर आधारित है? तो व्यक्ति समाज संबंध में, एक मनुष्य का और एक सोसाइटी का क्या एक दूसरे से रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि ग्रुप ऑफ ह्यूमन या वुमेन या मतलब ह्यूमन बींग से क्या बना हुआ है? हमारा सोसाइटी बना हुआ है। इन दोनों में क्या रिलेशन है? एक दूसरे से ही ये दोनों हैं, लेकिन एक दूसरे से ही क्या होता है, इन लोग को दिक्कत भी होता है हम लोग को समाज में। लेकिन सब बोलता है कि समाज को ध्यान में मत रखो, समाज नहीं खिलाएगा, तुम नहीं खिलाओ, तुम खिलाओगे अपने माँ बाप को। मेरा पता है क्या कहना है कि समाज में जो है ना बहुत सही है। पता है क्यों? क्योंकि समाज है ना, तो इसके डर से लोग थोड़ा गलत काम कम करते हैं। ठीक है, कि समाज क्या बोलेगा। अगर इसका भी लोग अगर पर्दा करने लगेंगे ना, तो फिर और भी ज़्यादा भ्रष्टाचार बोल सकते हैं, या पापी या स्वार्थी, ये सब बढ़ जाएगा, है कि नहीं? भले हम दिखाने के लिए लेकिन 4 आदमी को शादी में बुलाते हैं कि नहीं, तो ये मतलब ठीक है, अच्छा है। इसके कारण हम लोग क्या है, थोड़ा सा अपना रीति रिवाज में, अदरवाइज़ किसी को किसी से मतलब नहीं रहेगा, किसी को किसी से डर नहीं रहेगा, तो और ज़्यादा होगा। अगर देखिए एक सास और बहू में अगर झगड़ा होता है, ठीक है, तो वो क्या चाहते हैं कि भले कितना भी झगड़ा हो, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि दरवाज़ा का बाहर आवाज़ ना जाए।
क्यों ना जाए? क्योंकि उनको समाज से डर है कि वो हमें क्या बोलेंगे, ख़राब बोलेंगे, हमें वो ये करेंगे। तो इसके लिए एटलीस्ट वो क्या होंगे, शांत तो रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि बाहर में निकल के मार पीट करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, वो कम झगड़ा करेंगे। डर लगेगा, इसको भी इसको मारने में डर लगेगा, इसको भी इसको मारने में डर लगेगा कि नहीं भाई हमको 4 लोग से मिलना है। तो क्या है, मतलब थोड़ा कम है। पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं, बट मेरा यही थिंकिंग है। मे बी हम गलत हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग कहाँ हैं? हाँ, 24 नंबर पे। अज्ञ की कविता की भाषा कैसी है? तो क्या है, प्रतीकात्मक है। सिंबलाइज करके जो बोला जाता है, बताया जाता है, ठीक है। आपको बात किसी और का हो रहा होगा, लेकिन वहाँ सिंबलाइज किसी और को किया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हमारा यूनिट 2 से अब धूमिल का है। तो धूमिल किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? तो जन संघर्ष के कवि माने जाते हैं। ये भी जनजीवन के ही जैसा है कि वो उन लोग क्या स्ट्रगल कर रहा है आम जनता, ठीक है। 26 में है, रोटी और संसद कविता किस पर व्यंग्य है? तो किस पर है? तो राजनीति पर, जो हमारा राजनीति व्यवस्था है उस पर व्यंग्य है, ओके, पॉलिटिकल। 27 में हमारा धूमिल की कविता की भाषा कैसी है? तो आक्रामक है, ओके। 28 में है कि मोचीराम कविता किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो क्या है, श्रमिक वर्ग से। मोचीराम कौन सा प्रतिनिधित्व करता है, कौन से वर्ग का? तो श्रमिक वर्ग को। फिर है 29 में, धूमिल किस काव्य धारा से जुड़े हैं? तो नई कविता, ओके। अब हमारा किनका है? राजेश जोशी जी का है। तो राजेश जोशी किस पीढ़ी के कवि है? तो समकालीन कवि। समकालीन कवि दैट मीन एक ही बात पे जो लिख रहे हैं, मतलब एक ही टॉपिक पे जो लिख रहे हैं सारे ये, ठीक है। या फिर उनका टाइमलाइन सेम हो सकता है, उसको बोला जाता है। फिर 31 में, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता किस समस्या से जुड़ी है? तो इस पे क्या है? तो बाल श्रम से जुड़ा हुआ है कि कैसे बच्चा जो काम कर रहे हैं उन पढ़ने लिखने की उम्र में, तो वही चीज़ है, ठीक है। 32 में हमारा राजेश जोशी की कविता का प्रमुख विषय क्या है? तो सामाजिक यथार्थ। सामाजिक यथार्थ मतलब जो समाज में जो घट रहा है, जो चल रहा है, उसको दिखाना, ना कि इमेजिनरी दुनिया में एक आइडियल समाज को हम दिखा रहे हैं कि यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से लोग रहते हैं, वो सब नहीं। जो समाज में यथार्थ है, भले उसके कारण लोगों को कष्ट हो कि कैसा हो हमारा समाज, लेकिन पढ़ने के बाद हम जान सकते हैं, है कि नहीं, कि क्या क्या होता है जिसको हम जानते भी नहीं, है कि नहीं। कुछ भी घटना होता है ना, तो मेरे को लगता है कि नहीं, ये कैसे कोई कर सकता है। जैसे अभी न्यूज़ में तो सप्ताह में एक आ ही जाता है कि ये इसको मारा, काटा, फेंका, बोरा में फेंका। अभी तो बहुत ज़्यादा 3 बेटी वाला ये हो रहा है, वायरल हो रहा है कि उसके बाप ने उसको, हमको लगता है वो कैसे ही मतलब मार सकता है। कितना भी क्रूर आदमी होगा, लेकिन कैसे मारेगा। चलिए ठीक है। फिर हमारा क्या है, 33 में, मारे जाएंगे कविता किस पर आधारित है? दमन के विरोध पर। 34 में हमारा राजेश जोशी की कविता किस काव्य धारा से जुड़ी हुई है? तो सबका किनका है? नई कविता, ओके। चलिए अब हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप है सारा चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन है कि छायावादोत्तर हिंदी कविता में प्रगतिवाद के उद्भव, विकास एवं प्रमुख प्रवृत्तियों के विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। प्रवृत्तियां मीन्स कि किस पे ध्यान दिया जाता था, इसका क्या प्रवृत्तियाँ, ठीक बोल रहे ना, ठीक है। देखो जैसे हम लोग रीतिकाल में पढ़े थे ना कि श्रृंगार रस पे ज़्यादा ध्यान देते थे हम लोग, जनजीवन से दूर था, तो वो उसकी प्रवृत्ति था। तो अब हम लोग देखेंगे कि छायावाद का कविता में मतलब प्रगतिवाद का क्या प्रवृत्ति रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग को पता था कि मार्क्सवादी धारा को, विचारधारा को फॉलो करता है, तो यही सब है इसमें, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं, रहस्यवाद, फिर व्यक्तिवाद, हाँ यही सब है इसका। चलिए देखते हैं, बड़ा पॉइंट नहीं है, हाईलाइट नहीं किया हुआ है, उसमें बहुत मस्त किया हुआ था। चलिए देखते हैं, आंसर पढ़ते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, छायावादोत्तर का हिंदी कविता के विकास क्रम में प्रगतिवाद का उद्भव एक ऐतिहासिक और वैचारिक परिवर्तन का सूचक है। छायावाद के आत्मनिष्ठ, रहस्यात्मक और व्यक्तिगत अनुभूति प्रधान कविता से असंतुष्ट होकर कवियों ने समाज की वास्तविक समस्याओं की ओर ध्यान प्रारंभ किया। देखिए जब तक कोई मतलब कब लगेगा कि हाँ एक फ्लो में चलता जा रहा है, उसके बाद एक ब्रेक आएगा, है कि नहीं, वहाँ पे लोगों को लगेगा कि नहीं यार ये जो हम फॉलो कर रहे हैं ना वो मतलब हो गया, भीड़ में चल रहा है। क्योंकि अब जैसे जैसे क्या हुआ,
मॉडर्न समाज में जो थिंकिंग का और जिस चीज़ का ज़रूरत होगा, जिस चीज़ का डिमांड होगा, उसी पे हम लोग बात करेंगे। अब अभी देखिए, अभी के लोगों को लग रहा है कि छायावाद में कुछ कमी था, ठीक है, छायावाद में कमी था, रीतिकाल में कमी था, लेकिन जो भक्ति काल से चला आ रहा है तो वो सब में भी तो उनको कमी लगा, तब वो आगे बढ़े। तो मतलब क्या, हम किसी को ख़राब नहीं बोल सकते हैं, है कि नहीं। जब जो समय जो चल रहा था उस हिसाब से वो उस टाइम के लिए परफेक्ट था, ठीक है। फिर बाद में जैसे डिमांड आया मॉडर्निटी का, उस हिसाब से वो चेंज होते गया, ठीक है। तो असंतुष्ट तो हो रहा है, लेकिन बीच के लोग हो रहे हैं, है कि नहीं। तभी धीरे क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है, और ये भी होना क्या है, बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ट्रेडिशनल वे में चलता रहेगा। चलिए, तो क्यों असंतुष्ट हो रहे हैं, तो इनको लगा कि नहीं भाई, हमको इन सब से ज़्यादा हटकर हमें क्या, जो वास्तविक समाज है, जो रियल सोसाइटी है, इसमें जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है हमारा आम जनता, उसके बारे में हम क्या करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है, आकर्षित करेंगे सबका। और पाठक लोग को क्या बनाएंगे, तो जागृत बनाएंगे, ठीक है, जागरूक। ओके, चलिए। तो देखिए, 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में जब भारत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संघर्षों से गुजर रहा था, तब साहित्यकारों ने यह अनुभव किया कि कविता केवल आत्मा की अभिव्यक्ति न होकर समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम भी हो सकता है। अब इन्हें क्या लगा कि हाँ भाई, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस करना, ठीक है। अपने देखिए कितना अच्छा बता रहा है कि कविता मतलब क्या है, जो उसके आत्मा को फील हो रहा है वो उसको एक्सप्रेस कर रहा है, किसके, तो रिटन फॉर्म में, कविता के फॉर्म में, ठीक है। अब लग रहा है कि हाँ, ये तो ठीक है, लोग एंटरटेन हो रहे हैं, लोग अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन इससे हम क्या कर सकते हैं, तो समाज में, अपनी सोसाइटी में हम क्या ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है, इसके माध्यम से ला सकते हैं। तो इसी चेतना से प्रगतिवाद का जन्म हुआ। ओके, पता चल गया। अब देखिए, प्रगतिवाद का वैचारिक आधार मार्क्सवादी दर्शन है, जो कि आपको हम बता दिए मार्क्सवादी क्या है, जिनमें वर्ग संघर्ष मतलब जो निम्न जाति के, उच्च जाति के, मध्य जाति में जो स्ट्रगल चल रहा था, सबका अपना अपना है भाई। शोषण के विरुद्ध और सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया। इन्होंने क्या किया, जो मैनेजर है, जो स्टाफ है, सबको क्या, इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, फिर है प्रगतिवाद का विकास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, किसान मजदूर आंदोलन और वैश्विक स्तर पर समाजवादी विचारधाराओं के प्रभाव में हुआ। इस काव्यधारा ने साहित्य को जनजीवन से जोड़ा और कविता को अभिजात वर्ग की सीमाओं से निकालकर जो श्रमिक, किसान और अपेक्षित वर्गों की आवाज़ बनाया। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक मोड़ आया कहानी में, क्या आया, या अब जो खाली हम लोग ऊंचे और जो वैश्विक, ग्लोबल, ये सब जो काम करते थे, अब लगता था नहीं भाई, इससे पहले क्या है, अपने आप को जानना, अपनी मिट्टी को जानना, है कि नहीं, अपने किसान भाइयों को जानना, उनका दर्द को समझना, ठीक है। तो यहीं पे है, चलिए। और उन्हीं का आवाज़ बन के जो लिखते थे, इसीलिए उन्हें जन कवि कहा गया है कि नहीं। और यहाँ पे देखिए कि प्रगतिवाद कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी, तो सामाजिक यथार्थ का चित्रण, जो समाज का यथार्थ था उसी का चित्रण। अगर आप प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ेंगे तो लगेगा कि आपके पीठ के पीछे सारी घटनाएं घट रही है, तो उसी को बोला जाता है सामाजिक यथार्थ, ठीक है। इसमें गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, वर्ग भेद और राजनीतिक शोषण जैसे विषयों को निर्भीकता से प्रस्तुत किया है। जो पहले क्या था, गरीब अमीर था, जाति था, सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब था, ये सब भी तो उस टाइम तक नहीं कम हुआ था, चलता ही था। तो इन सब पे क्या कर रहे थे, ये लोग बात कर रहे थे, इनको इसका विरोध करने का प्रयास कर रहे थे अपने कलम से और कविता से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मानवतावाद इस धारा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें मनुष्य को केंद्र में रखकर उसकी पीड़ा, संघर्ष और गरिमा को अभिव्यक्त किया है। मानवतावाद मतलब यही कि क्या किया, ह्यूमन बीइंग को क्या किया, सेंटर पे रखा है, जो उसका जो पेन है, उसका जो स्ट्रगल है, उसका जो डिग्निटी है, सबको क्या किया है, शो करने का कोशिश किया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे प्रगतिवाद कविता में रोमांटिक कल्पनाओं के स्थान पर कठोर यथार्थ और जीवन की सच्चाई दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो हम लोग पहले इमेजनरी पे लिखते थे कि हाँ, आइडियल कपल, आइडियल सब कुछ, सोसाइटी, लेकिन अब वो सबसे हट करने की नहीं भाई, जीवन में मारपीट भी होता है कि नहीं, जो कठोर यथार्थ जिसको सुन के आप डर जाइएगा,
तो वही चीज़ है। अभी जो इतना दिखाता है कि शादी के दूसरे दिन मार दिया, तीसरे दिन मार दिया, और पहले हम लोग क्या सोचते थे कि बहुत अच्छा चीज़ है, लड़की खुश हो जाती है और सबका सपना होता है, लेकिन हम लोग को क्या हो रहा है, कठोर सच्चाई पता चल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। तो उसी टाइम ये वाला काम हो रहा था। ओके, अब लोग अवेयर होंगे, ज़्यादा लोग जान परख के शादी करेंगे किसी से भी, तो वो चीज़ है कि इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, बाहर लाने से, लिखने से। चलिए, उसके बाद देखिए भाषा और शिल्प की दृष्टि से हम देखते हैं कि प्रगतिवाद कविता में सरल सहज जन भाषा की निकट है। अब हम यहाँ पे जन भाषा के लिए जन जीवन के बारे में लिख रहे हैं, गरीब लोगों के बारे में लिख रहे हैं, ये के बारे में लिख रहे हैं, तो इस पे क्या होना चाहिए कि भाषा सरल होना चाहिए, तभी तो आम जनता तक पहुँचेगा। हम भाषा को पूरा कॉम्प्लेक्स कर देंगे, हम दिखाएंगे कि हम राष्ट्र कवि हैं तो बहुत हार्ड लैंग्वेज में लिखेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, अलंकार लगाएंगे, ऐसा बात तो नहीं होगा, क्योंकि उनको अलंकार का नॉलेज नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कम यूज़ किया, क्यों किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाठक क्या कर सके, पढ़ सके। उस टाइम तो उतना एजुकेशन था नहीं कि हर तीसरा आदमी पढ़ा लिखा होगा, है कि नहीं, तो ये बात है। चलिए, अब देखिए इसका निष्कर्ष है तो उसको देख लीजिएगा। अब देखिए प्रयोगवाद के उद्भव, विकास एवं काव्यगत प्रवृत्तियों का विस्तार से विवेचन कीजिए। वहाँ हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, प्रगतिवाद। अब क्या पढ़ेंगे, प्रयोगवाद। अब देखिए क्या करेंगे ना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद हम लोग तो थोड़ा बहुत बात किए ही है, तो आप जैसे ही ये सारा पढ़ोगे, आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगा होगा कि ये लाइन समझ में नहीं आ रहा होगा या कुछ, भाषा बहुत सरल है, आप आराम से पढ़कर समझ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कर सकते हैं कमेंट वगैरह, ठीक है, आई विल रिप्लाई देयर। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है प्रयोगवाद। तो हम लोग इसमें पढ़े कि यहाँ पे शिल्प पर ध्यान दिया जाता था, आत्म अनुभूति पर दिया जाता था, ठीक है, तो यही सब आपको लिखना है कि कब शुरू हुआ। ओके, प्रश्न संख्या 3 है, सारा नोट कर लीजिएगा, जिनको अब है कि अपने से हम आंसर बना के लिखेंगे चाहे कुछ भी, तो क्वेश्चन एटलीस्ट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नई कविता के उद्भव, विकास एवं प्रमुख प्रवृत्तियों का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। और ये नई कविता में क्या आपको इसमें प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों मिलता था, शिल्प भी अच्छा रहता था, भावनाएं भी रहती थी, समझे। चलिए, इसको थोड़ा बताना ज़रूरी है, तो इसको हम लोग डील कर लेते हैं। ओके, तो है आपका रामधारी सिंह दिनकर, इनका तो आपका जन्म मृत्यु लिखा हुआ है, और इनको राष्ट्र कवि के नाम से इनको जाना जाता था। इसमें रस की प्रधानता कौन सा रहता था, तो वीर रस के ये में लिखते थे, राष्ट्र प्रेम के बारे में लिखते थे, देशभक्ति के बारे में लिखते थे, जन चेतना के बारे में लिखते थे, ठीक है, और समाज में जो अन्याय शोषण चल रहा था उसका विरोध करते थे। ओके, तो यही सब आपको यहाँ पे लिखना है। इनकी प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ देखिए लिखा हुआ है, राष्ट्रवाद, जनसत्ता की चेतना, राष्ट्रवाद, लोगों में देशभक्ति पैदा करना। जब तक आप देश से प्रेम नहीं कीजिएगा तो फिर आप तो दिक्कत है, लोग डरेंगे ही नहीं, भ्रष्टाचार और फैलते जाएगा, है कि नहीं। फिर वीर रस की इसमें महत्वपूर्णता रहती थी, फिर सामाजिक न्याय और क्रांति का स्वर माने जाते थे। ओके, यही सब आपको लिख देना है। फिर देखिए वन फूलों की ओर का क्या है, कविता का संदेश क्या, ये देख लीजिए। तो यह कविता श्रम और साधारण जनजीवन और अपेक्षित वर्ग के प्रति कवि की संवेदना को व्यक्त करती है। दिनकर यहाँ आडंबरपूर्ण सभ्यता की आलोचना करते हैं, ठीक है। फिर है किसको नमन करूं मैं, कविता में क्या, यह कविता प्रश्नात्मक शैली में लिखी गई है। आपको टाइटल शीर्षक से ही पता चलेगा कि क्या है, प्रश्नात्मक है, ठीक है, प्रश्नवाचक जिसको बोलते हैं, जिसमें कवि सच्चे नायक की खोज करता है। नायक मतलब हीरो नहीं, कोई भी हो सकता है, गरीब अमीर ऊंच नीच वर्ग कोई भी, है कि नहीं। बोलता है कौन, किसको मैं नमन करूं, कौन है ऐसा नायक, है कि नहीं, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा, देश की सेवा करेगा, देश के लिए मर मिटेगा, है कि नहीं, जो निस्वार्थ भाव से काम करेगा। तो कहाँ मैं ऐसा खोजूँ और कौन है ऐसा नायक, तो किसको नमन करो, यही वो पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, फिर है आपका नेक्स्ट, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है में क्या है, तो यह दिनकर की सर्वाधिक क्रांतिकारी कविता है। और ये क्या है, एक सर्वाधिक मतलब मोस्ट
क्रांतिकारी बोल सकते हैं। ओके, इसमें लोकतंत्र, जनसंता और शासक वर्ग की आलोचना करना मतलब क्रिटिसाइज करना, ठीक है, उसके बारे में बताना कि क्या गलत हो रहा है। जनता को सत्ता का वास्तविक स्रोत बताया गया है। और हमें भी पता है कि आज जो है कोई भी पावर में है, ठीक है, पॉलिटिशियन में, वो हमारे ही है। बूंद बूंद से सागर घड़ा भरता है, या सागर जो भी बोले, ठीक है। तो हमें लोग से अगर हम लोग जागरूक हो जाएंगे कि नहीं भाई हर पार्टी हमें लूट रहा है, तो फिर क्या होगा, बदलाव आएगा कि नहीं। अब अंधाधुन आप मैया योजना और कौन कौन सा योजना के ये में है, आप चले जाइएगा तो बस वही है, बुड़बक बनते रहिएगा ज़िंदगी भर। फिर हिमालय देखिए, यह कविता राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक आत्मविश्वास की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। हिमालय भारत की आत्मा का प्रतीक है। और यहाँ पे सिंबलाइज वाला जो बताए थे ये किस में यूज़ होता था, तो प्रयोगवाद में। ओके, नागार्जुन को क्या बोला जाता था, जैन कवि कहा जाता था, ठीक है। इनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या थी, तो देखिए, जनजीवन का यथार्थ चित्रण, राजनीतिक व्यंग्य और व्यवस्था का आलोचना, मानवीय करुणा और वात्सल्य, लोक भाषा का सशक्त प्रयोग। लोक भाषा मतलब जो रीजनल लैंग्वेज जो चलता था उसका, ठीक है। अब देखिए, यह प्रेत का बयान में क्या, यह कविता व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य है। आपको पहले ही बताएं कि व्यंग्यात्मक है, टोंट वाला है। मृत व्यक्ति की आवाज़ के माध्यम से सामाजिक अन्याय को उजागर किया गया है। मृत व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि क्या यहाँ बताना चाह रहा है कि हम जिंदा व्यक्ति तो कुछ बोल नहीं पा रहे हो, मृत व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं। यह दंतुरित मुस्कान देखिए, यह वात्सल्य भाव की अत्यंत मार्मिक कविता है। बच्चे की मुस्कान में जीवन की आशा दिखाई देती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप का, बहुत इतना छोटा आपका ये से काम नहीं चलेगा, मेरे को भी पता है। आपको क्या करना है, सारा कविता पढ़ना है। हिंदी ऑनर्स लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम का एक दिन पढ़ के जाएंगे और 80% ले आएंगे, ठीक है, वही 55 में लटक जाओगे। क्या है, बहुत दिनों के बाद देखिए इस कविता में मानवीय भावनाओं और स्मृतियों का आत्मीयता भाव है, ठीक है। जो हम लोग का ह्यूमन इमोशन रहता है, गुस्सा रहता है, प्यार रहता है, एंगर रहता है, वो सब के बारे में। स्मृतियाँ मतलब मेमोरी। ओके, चलिए उसके बाद देखिए सिंदूर तिलकित भाव क्या है। यह कविता सांस्कृतिक अक्षमता और भारतीय नारी की गरिमा का प्रतीकात्मक चित्रण करती है। उनके बाद अज्ञ के बारे में है, जो शिल्पगत प्रयोग करते थे, शिल्प पे ध्यान देते थे, ठीक है, और सिम्बोलाइज जिसको प्रतीकात्मक पे ध्यान देते थे। ओके, और क्या यहाँ पे बताया, बहुत अच्छा बताया, आधुनिक मनुष्य का अकेलापन। जितना हम मॉडर्न इंडिया में घुस रहे हैं उतना ज़्यादा अकेला हो रहे हैं। है सब वर्चुअल फ्रेंड है ना, वर्चुअली हम लोग बहुत है। 1500 मेरा इंस्टाग्राम में फ्रेंड है, बोल दीजिए। चलिए, यह दीप अकेला में क्या है, यह कविता व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता और आत्मगौरव की अभिव्यक्ति है। दीप व्यक्ति का, अच्छा आप लोग को पता है ना कि सागर सर का शादी हो रहा है, ठीक है, बताए ही हैं आप लोग को ग्रुप में, उन्होंने मैसेज ये किया है। जो भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, वहाँ पे लगभग हमारे 5000 स्टूडेंट मेंबर उसमें बन चुके हैं। आप भी अगर बनना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ जाके आप ऐड हो सकते हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, फिर एक सन्नाटा बनाता हूँ, क्या है भाई, यह कविता आंतरिक रिक्तता मतलब खालीपन, ब्लैंक, ठीक है, और आत्मसंघर्ष को व्यक्त करती है। फिर है नदी के द्वीप, यह व्यक्ति और समाज के संबंधों पर आधारित प्रतीकात्मक कविता है। जो व्यक्ति और समाज में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसको यहाँ पे सिंबलाइज करके बताया है, ठीक है। फिर है सूनी सी एक सांझ, क्या है, यह कविता अकेलापन, उदासी, आधुनिक जीवन की रिक्तता को दर्शाता है। ओके, फिर धूमिल का है, देखिए ये आक्रोश पे मतलब गुस्सा वाले ये पे लिखते थे, व्यंग्य पे लिखते थे, और व्यवस्था का विरोध करते थे। ओके, ये किस पे ज़्यादा ध्यान देते थे, राजनीतिक चेतना पे, जन संघर्ष और आक्रोश पर, तीखी आक्रामक भाषा थी और लोकतंत्र की आलोचना थी। अब देखिए पहला ही ये से लग रहा है लोहे का स्वाद, एकदम सुनने में ही एकदम स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि नहीं। फिर देखिए यह कविता शोषण और कठोर यथार्थ का प्रतीक है। लोहे का स्वाद क्या आप चख सकते हैं, कितना कठोर और कितना ये हो सकता है कि नहीं। रोटी और संसद में यहाँ पे राजनीति और आदमी के बीच फूंक
का विरोधाभास का उजागर करती है। प्रौढ़ शिक्षा में क्या है, यह कविता व्यवस्था की विडंबनाओं पर व्यंग्य करती है। मोचीराम में क्या है, श्रम वर्ग की चेतना और आत्मसम्मान की कविता है, जिसमें बोला जाता है कि सबको इक्वल ध्यान दीजिए। अब देखिए राजेश जोशी का है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इत्यादि, मारे जाएंगे, बच्चे काम पर जा रहे हैं, अतिरिक्त चीज़ों की माया। अब क्वेश्चन एक बार बता देते हैं कौन कौन सा है। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं के आधार पर उनकी काव्य चेतना और छायावतर हिंदी कविता में उनके स्थान का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। सबसे आपको रेफरेंस लेके यहाँ पे सारा आपको घुसा देना है, ठीक है। 2 में है, नागार्जुन की कविताओं के आधार पर उनकी काव्य दृष्टि तथा जन कवि के रूप में अनेक योगदान का विवेचन कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, अज्ञ की कविताओं के आधार पर प्रयोगवादी काव्य चेतना का विस्तार से विवेचन कीजिए। प्रश्न संख्या 4 में है, धूमिल की कविताओं के आधार पर नई कविता की राजनीतिक चेतना का विवेचन कीजिए। फिर है 5 में, रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो की जनता आदि के आधार पर जनसत्ता और लोकतांत्रिक चेतना का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन की कविता प्रेत का बयान के आधार पर उनकी व्यंग्य दृष्टि और सामाजिक चेतना का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। 7 में, अज्ञ की कविता या दीप अकेला के आधार पर व्यक्तिवादी चेतना और प्रतीकात्मकता का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। नेक्स्ट है, धूमिल की कविता रोटी और संसद के आधार पर नई कविता की राजनीतिक चेतना का विस्तार पूर्वक विश्लेषण कीजिए। सारा क्वेश्चन लिख लीजिएगा अगर आपको बाय नहीं कर रहे हैं तो, या फिर शॉर्ट 0.5x में रख के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धूमिल की कविता मोचीराम के आधार पर श्रमिक चेतना और सामाजिक प्रतिरोध का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। 10 में है, राजेश जोशी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं के आधार पर समकालीन सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदना का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। इतना ही था। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय।